हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल में इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टाइटल आप समझ रहे होंगे, फ्यूचर मीन्स भविष्य में, कंटिन्यूअस माने जारी रहना, टेंस माने जानते हैं भविष्य में अगर कोई काम जारी होने वाला होगा तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे वह जा रहा होगा तो फ्यूचर में जा रहा होगा, जा रहा था तो पास्ट हो गया, जा रहा है तो प्रेजेंट हो गया, और जा रहा होगा तो फ्यूचर की बात है, अभी हुआ नहीं भविष्य में होगा। फ्यूचर टेंस जितने हैं वो सब एक तरीके से कह लीजिए काल्पनिक है, कल्पना नहीं है कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो वर्तमान हो सकता है और बहुत हो सकता है, तो बीत चुका है, ये हो रहा है, लेकिन जो होगा वो काल्पनिक ही है। लेकिन कल्पना भी साकार रूप लेती है, इसलिए इसको पढ़ना हमें भी जरूरी है। हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान आप देख रहे हैं, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, और भी चीज़ें हो सकती हैं। ये समझने के लिए इतना पर्याप्त है। अगर इंग्लिश सेंटेंस दिया गया है और उसमें विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ड यूज की गई है तो पहचान लेना कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ट्रांसलेशन दोनों प्रकार से अब परीक्षाओं में आता है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, इसलिए दोनों तरीके से जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सेंटेंस आप देख रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के हैं। एक तो क्या से आरंभ है और बीच में जिसमें प्रश्नसूचक शब्द आए हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है जिसमें प्रश्न भी पूछा गया है, किसी बात का नकारा भी गया है। ये भी दो प्रकार के हैं। वैसे क्या है प्रश्नवाचक शब्द वाले, प्रश्नवाचक शब्द वाले, तो सेंटेंसेस को आप पीछे की सारे टेंसेस में पढ़ा भी होगा। हमने प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर इंडेफिनिट तक का जो सफर तय किया है, ये सारे टेंस उसमें हैं। अगर कहीं कोई चीज़ डाउट लगे तो एक बार सारे टेंसेस को आप फिर से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज हम इस पर फोकस करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन का जो नियम है, सब्जेक्ट के साथ विल बी या शैल बी, और वर्ब में आईएनजी, उसके साथ ऑब्जेक्ट। ये तो कॉमन है, ऑब्जेक्ट सबके साथ रहता है, सब्जेक्ट भी सबके साथ रहता है, वर्ब बदलती रहती है, उसके फॉर्मेट बदलते रहते हैं। ये जैसा टेंस होता है वैसे वर्ब का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब भी बदलती रहती है। एक उदाहरण आपको दिया गया है, वो अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पढ़ रहा होगा ये वर्ब हो गया, और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट का ही, और यहाँ हम बता दें आपको, शैल का प्रयोग देखिए यहाँ लिखा भी है, हमने लिख भी दिया है। शैल का प्रयोग केवल आई और बी के साथ, विल का प्रयोग आई और बी के सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, विल का। क्लियर हुआ ना। ही विल बी रीडिंग, ही विल बी रीडिंग क्या, इंग्लिश। क्लियर हुआ ना। ही विल बी रीडिंग इंग्लिश। कितना आसान है, आपको फार्मूला याद हो, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं जिसमें किसी बात को नकारा जाता है। अच्छी बात तो नहीं है नकारना, लेकिन होता है कभी कभी अच्छी बात भी होती है नकारना। अगर अच्छी बात को नकारा जाए तो अच्छी बात नहीं, लेकिन गलत बात को नकारा जाए तो अच्छी बात है। यहाँ हमारा अच्छी बात और बुरी बात से मतलब नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ उसको ट्रांसलेट करने से, ठीक है ना। हमें सब कुछ फेस करना पड़ता है। यहाँ इसका नियम है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नाम प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा,
ये नॉट जो है बी से पहले लगा है और बी जो है वर्ब मेन वर्ब से ठीक पहले है। ठीक, ऐसा तो हो कि नॉट को बी के बाद ले जाओ, नहीं। इतना ध्यान रखना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। हम इस समय नहीं पढ़ रहे होंगे, हम माने सब्जेक्ट, ठीक। बी और बी है तो सेल लगेगा, बी सेल नॉट बी रीडिंग एट दिस टाइम। सारी जगह पर सारी चीजें रखती चले जाओ, हो गया। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पढ़ रहे होंगे, इतने का क्या होगा, रहे होंगे का अलग अलग नहीं होता बेटा, ठीक है ना। रीडिंग, इसके लिए सिर्फ एक शब्द आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, रीडिंग, ठीक है ना। अक्सर हमने बच्चों को पूछते सुना है कि सर रीड माने पढ़ना होता है, पढ़ रहे होंगे का क्या होगा, तो रीडिंग होगा, ठीक। इसके बाद आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बिल या सेल सबके साथ है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आएंगे प्लस हो। अब यह बिल या सेल पहले क्यों आया है, हेल्पिंग वर्ब जब भी पहले आएगी इसका मतलब सेंटेंस में, अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना पड़े तो समझ लेगा, हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ गई तो समझ लेना सेंटेंस में क्या शब्द पहले जुड़ा है, और इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। दोनों एंगल से सोचने की जरूरत है जिससे आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, ठीक। क्या से आरंभ होने वाला वाक्य है, यहाँ बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या तुम बाजार जा रहे होगे, इसका उत्तर हाँ या ना में हो सकता, हाँ या ना। लेकिन अगर आपको ये प्रश्न पूछना पड़े तो आप हाँ या ना में थोड़े आकर बोलना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, बिल यू बी गोइंग टू मार्केट। समझ गए ना, सबको अपनी खांचे में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा देना, हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है, यहाँ पहले था, इस क्या की अंग्रेजी इसमें कहीं नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आए और क्या मिल गया, साइलेंट हो गया। अब इसमें आप ढूंढे कहीं वाट लगा है, नहीं लगा। लेकिन अगर वही क्या शब्द बीच में कहीं आएगा, वाक्य के बीच में, यहाँ छोड़ करके यहाँ बीच में कहीं आएगा, तब उसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी और सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। उसका लिख दिया गया है क्वेश्चन वर्ड, माने क्वेश्चनेबल वर्ड या प्रश्नसूचक शब्द है, ठीक। उसके बाद बिल या सेल है ही, सब्जेक्ट है ही, बी है ही, वर्ब लाइन, बाकी सारी चीजें है ही बीच। समझ गए ना, अलग से नहीं याद करना, सिर्फ हमने लिख दिया, भले समझने के लिए पर्याप्त है। अगर क्या शब्द पहले लगा है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे। अगर बीच में आया है कोई प्रश्नसूचक शब्द, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, लेकिन वो सबसे पहले लिखी जाएगी। वो एक घर क्यों जा रहे होंगे, व्हाई विल दे बी गोइंग टू होम, व्हाई विल दे बी गोइंग टू होम। बैठते बैठाते चले जाओ। ऐसे एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, पिछले कंसेप्ट में भी इनको बार बार आपको बताया गया है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। इनमें प्रश्न भी पूछा जाता है, किसी बात को नकारा भी जाता है, तो दोनों रूल लागू होते हैं, नॉट भी लगता है और हेल्पिंग वर्ब पहले भी आ जाती है, दोनों चीजें। अगर क्या से आरंभ है सर, सबसे पहले आ गई हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वर्ब में आ गई हो। क्या बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, विल चिल्ड्रेन नॉट बी रीडिंग, विल चिल्ड्रेन नॉट बी रीडिंग, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं कोई। अब इसके बाद अगर दूसरा है उसमें बीच में कहीं, जैसे यहाँ क्यों आया है, क्या आया है, क्यों, ये देखिए प्रश्न सूचक शब्द है, क्वेश्चनेबल वर्ड है, बट सेंटेंस के बीच में है, तो इस क्यों की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन वर्ड, ठीक। प्लस विल सेल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब में आएगी को, क्या होगा, भाई विल यू नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, भाई विल यू नॉट बी स्लीपिंग एट दिस। सरल हुआ कि नहीं हुआ, सरल है, सरल समझना है,
पढ़ने के बाद एक बार आंख बंद करके सारे फॉर्मूले दिमाग में सीखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, आपको नोट्स बनाने से फुर्सत मिलेगी। देख लेंगे, जब चाहेंगे तब खोल के देख लेंगे, यहाँ डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस बनाइएगा, 2-4 को ट्रांसलेट करिएगा, ध्यान से करिएगा जिससे सही हो और आपका कॉन्फिडेंस मजबूत हो। ठीक है ना? बहुत जल्दी इसकी आगे कर्टन्स लेकर के आपसे फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा।